हजारों साल पहले, जब आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी प्राचीन सभ्यताएं सूरज, दिशा और समय को समझकर ऐसी अद्भुत संरचनाएं बना रही थीं जो आज भी हैरान कर देती हैं। कहीं पहली किरण किसी खास जगह पर पड़ती है, तो कहीं रोशनी और छाया मिलकर एक अनोखा दृश्य रच देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 15 प्राचीन स्थलों के बारे में जहां पत्थरों के बीच छिपा है प्रकाश को साधने का हैरान कर देने वाला ज्ञान। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 15, न्यूग्रेंज आयरलैंड में स्थित न्यूग्रेंज दुनिया के सबसे अद्भुत प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक माना जाता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व निर्मित यह संरचना स्टोनहेंज और गीजा के महान पिरामिड से भी पुरानी है। बाहर से देखने पर यह मिट्टी और पत्थरों का एक विशाल गोल टीला लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके भीतर छिपी हुई है। न्यूग्रेंज एक संकरी पत्थरीली मार्ग कक्ष संरचना है, जिसका प्रवेश एक लंबे गलियारे से होता है। इस गलियारे के ऊपर एक विशेष खुला भाग बनाया गया है, जिसे आज छत खिड़की कहा जाता है। पूरे वर्ष इस रास्ते से भीतर कोई बड़ी रोशनी नहीं पहुंचती और अंदर का कक्ष लगभग पूर्ण अंधकार में डूबा रहता है। लेकिन शीत अयनांत की सुबह, जब सूरज क्षितिज पर उगता है, तभी उसकी किरणें ठीक उसी खुली जगह से प्रवेश करती हैं। धीरे धीरे वह प्रकाश संकरे मार्ग से आगे बढ़ता है और अंततः भीतरी कक्ष को प्रकाशित कर देता है। यह दृश्य कुछ ही मिनटों के लिए रहता है, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होता है। हजारों साल पहले के निर्माताओं ने बिना आधुनिक यंत्रों के यह समझ लिया था कि वर्ष के एक विशेष दिन सूरज किस दिशा और कोण से उगेगा। यही बात न्यूग्रेंज को साधारण समाधि नहीं, बल्कि प्रकाश और समय की गहरी समझ से जुड़ा स्थापत्य चमत्कार बनाती है। अंधेरे से भरे पत्थर के उस भीतरी संसार में अचानक प्रवेश करती रोशनी केवल दृश्य प्रभाव नहीं रही होगी, बल्कि शायद जीवन, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक रही होगी। आज भी जब उस क्षण को दोहराया जाता है, तो कृत्रिम रोशनी बंद कर दी जाती है, ताकि वही आदिम अनुभव सामने आ सके जिसने हजारों वर्ष पहले इंसानों को भी स्तब्ध कर दिया होगा। नंबर 14, अबू सिम्बेल। मिस्र के दक्षिणी भाग में सूडान की सीमा के निकट अबू सिम्बेल का महान मंदिर खड़ा है। इसे रामेसेस द्वितीय के शासनकाल में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चट्टान को काटकर बनाया गया था। बाहर से इसकी सबसे प्रभावशाली पहचान इसके विशाल बैठी हुई मूर्तियां हैं, लेकिन इसकी असली अद्भुतता मंदिर के भीतर छिपी है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार एक लंबे आंतरिक मार्ग से होकर अंत में एक छोटे पवित्र कक्ष तक पहुंचता है। उस अंतिम कक्ष में 4 मूर्तियां विराजमान हैं। वर्ष में 2 बार, परंपरागत रूप से फरवरी और अक्टूबर के आसपास, उगते सूरज की किरणें मंदिर के द्वार से भीतर प्रवेश करती हैं और उस लंबे मार्ग को पार करती हुई अंतिम गर्भ कक्ष तक पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वे 3 मूर्तियों को प्रकाशित करती हैं, जबकि एक मूर्ति छाया में बनी रहती है। यही वह बिंदु है जिसने इस मंदिर को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म सौर स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण बना दिया है। यह संयोग नहीं हो सकता कि इतने लंबे और बंद पत्थरीले मार्ग से गुजरती रोशनी ठीक सही स्थान तक पहुंचे। यह स्पष्ट करता है कि निर्माताओं को सूर्य की गति, दिशाओं और मौसमी परिवर्तन की गहरी समझ थी। बाद में जब अस्सवान उच्च बांध के निर्माण से यह मंदिर डूबने के खतरे में आया, तब इसे काटकर ऊंचाई पर फिर से स्थापित किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि स्थानांतरण के बाद भी इसकी सौर संरेखण क्षमता को लगभग सुरक्षित रखा गया। अबू सिम्बेल में प्रकाश केवल अंदर प्रवेश नहीं करता, वह सत्ता, देवत्व और राजसी महिमा को दृश्य रूप देता है। जैसे स्वयं सूरज मंदिर के अंधेरे में उतरकर यह घोषित कर रहा हो कि पत्थर, देवता और फराओ सब एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। नंबर 13, कुकुलकान का मंदिर। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित चिचेन इत्जा का कुकुलकान मंदिर, जिसे एल कास्तियो भी कहा जाता है, माय सभ्यता की खगोलीय समझ का एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह सीढ़ीनुमा पिरामिड 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं और प्रत्येक ओर की संरचना इतनी संतुलित है
कि पूरा भवन स्वयं एक गणितीय कथन जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय विशेषता वसंत और शरद विषु के समय दिखाई देती है। इन दिनों ढलते सूरज की रोशनी पिरामिड की सीढ़ी नुमा परतों पर पड़ती है और उत्तरी सीढ़ी के किनारे पर त्रिकोणाकार छायाओं की श्रृंखला बन जाती है। ये छायाएं नीचे बने सर्प मुख से जुड़ती हुई इस प्रकार दिखाई देती हैं, मानो एक विशाल सर्प सीढ़ियों से उतर रहा हो। यह दृश्य धीरे धीरे बनता है और फिर सूरज के नीचे जाते ही मिट जाता है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रभाव किसी चित्र या नक्काशी से नहीं, बल्कि केवल रोशनी कोण, सीढ़ियों की ऊंचाई और वास्तु संतुलन से पैदा होता है। माय लोग आकाशीय चक्रों के कुशल पर्यवेक्षक थे और यह मंदिर उसी ज्ञान का साक्ष्य है। यहाँ प्रकाश किसी अंधेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करता, बल्कि भवन की बाहरी सतह को ही जीवित मंच बना देता है। दूर से देखने वाला व्यक्ति केवल पत्थर नहीं देखता, बल्कि समय और खगोल के साथ मिलकर बना एक चलता फिरता दृश्य देखता है। यह सर्प केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उस बुद्धि का संकेत है जिसने पृथ्वी पर खड़े एक स्मारक को आकाश की चाल से बांध दिया। आज भी जब यह छाया बनती है तो साफ महसूस होता है कि यह संरचना देखने के लिए नहीं, बल्कि एक नियत क्षण पर सक्रिय होने के लिए बनाई गई थी। नंबर 12, आमुन रा का महान मंदिर। मिस्र के प्राचीन नगर थीब्स, आज के लक्सर में स्थित कर्नक का विशाल मंदिर परिसर प्राचीन दुनिया के सबसे महान धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इसी परिसर के केंद्र में आमुन रा का महान मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण और विस्तार अनेक राजवंशों ने सदियों तक किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका पूर्व पश्चिम अक्ष है। यह केवल स्थापत्य सुविधा नहीं, बल्कि सौर प्रकाश के साथ गहराई से जुड़ी योजना है। शीत अयनांत के समय उगते सूरज की किरणें मंदिर के विशाल प्रवेश द्वारों, प्रांगणों और स्तंभित कक्षों से गुजरती हुई भीतर तक पहुंचती हैं। इस तरह प्रकाश धीरे धीरे अंधेरे से भरे उस लंबे पथरीले संसार में आगे बढ़ता है। कर्नक की विशालता न्यूग्रेन जैसी निजी और संकरी अनुभूति नहीं देती, बल्कि यहाँ रोशनी का प्रभाव भव्य, सार्वजनिक और अनुष्ठानिक है। विशाल स्तंभों वाला प्रसिद्ध सभागार ऊंचे और निचले हिस्सों के कारण भीतर छंती रोशनी के अलग अलग पैटर्न बनाता है। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव तब दिखाई देता है जब उगते सूरज की दिशा सीधे मंदिर की मुख्य धुरी से मेल खाती है। आमुन रा देवता का संबंध सौर शक्ति से जोड़ा जाता था, इसलिए यह संरेखण केवल स्थापत्य खेल नहीं था, बल्कि धार्मिक विचार का दृश्य रूप था। ऐसा लगता है जैसे सूरज स्वयं मंदिर की गहराइयों में प्रवेश कर देवता की उपस्थिति को पुनः जागृत कर रहा हो। इस प्रकार पत्थर, दिशा और प्रकाश मिलकर एक ऐसी ब्रह्मांडीय भाषा बनाते हैं जिसमें सत्ता, धर्म और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है। कर्नक यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्री केवल बड़े मंदिर बनाना नहीं जानते थे, वे उस क्षण की भी रचना कर सकते थे जब प्रकाश किसी विशाल देवालय को कुछ मिनटों के लिए जीवित अनुभव में बदल दे। नंबर 11, पैंथियन। रोम के हृदय में स्थित पैंथियन दूसरी शताब्दी ईस्वी में सम्राट हैड्रियन के समय पूरा हुआ था और आज भी प्राचीन रोमन स्थापत्य की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में गिना जाता है। इसका विशाल गुंबद, पूर्ण गोलाई वाला आंतरिक कक्ष और उसके शीर्ष पर बनी गोल खुली जगह इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। इस खुली जगह को ऑक्यूलस कहा जाता है और यही पूरे भवन में प्रत्यक्ष प्राकृतिक प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। यहाँ प्रकाश किसी विशेष दिन कुछ मिनटों के लिए नहीं आता, बल्कि पूरे वर्ष हर दिन अलग अलग ढंग से पूरे आंतरिक भाग पर चलता है। सूरज जैसे जैसे आकाश में बढ़ता है, वैसे वैसे रोशनी का गोल धब्बा गुंबद दीवारों और फर्श पर अपनी स्थिति बदलता रहता है। यह भवन मानो एक विशाल सूर्य घड़ी की तरह व्यवहार करता है। वर्ष के कुछ विशेष समय, विशेषकर वसंत में दोपहर का प्रकाश प्रवेश द्वार के भाग को सीधे आलोकित करता है। यह बात कई विद्वानों को इस विचार की ओर ले जाती है कि भवन का उन्मुखीकरण केवल सौंदर्य के लिए नहीं था। भीतर का वातावरण सामान्यतः मध्यम रहता है, इसलिए रोशनी का यह गोल वृत्त और भी प्रभावशाली दिखाई देता है। कोई रंगीन कांच, कोई दर्पण,
कोई कृत्रिम युक्ति नहीं, केवल एक गोल खुला आकाश और उसका नियंत्रित ज्यामितीय प्रभाव। पैंथियन यह दिखाता है कि प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए हर बार संकरी सुरंग या छिपा हुआ गर्भकक्ष जरूरी नहीं। कभी कभी एक खुला शून्य ही पूरी संरचना का सबसे सटीक उपकरण बन सकता है। लगभग 2000 वर्षों से यह ओक्यूलस खुला है और हर साफ दिन सूरज की किरणें उसी तरह भीतर उतरती हैं जैसे पहली बार उतरी होंगी। यह भवन रोशनी को पकड़ता नहीं, बल्कि उसे समय, अनुपात और ब्रह्मांडीय क्रम की दृश्य भाषा में बदल देता है। नंबर 10, हाजिर कईम। माल्टा के दक्षिणी तट पर स्थित हाजिर कईम एक प्राचीन मेगालिथिक मंदिर परिसर है जिसका निर्माण लगभग 3600 से 3200 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है। यह मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज दोनों से पुराना है। इस संरचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके भीतर बने पत्थरीले द्वार, खुली जगहें और आंशिक कक्ष सूर्य के प्रकाश को विशेष मौकों पर एक नियत ढंग से भीतर आने देते हैं। ग्रीष्म अयनांत की सुबह उगते सूरज की किरणें एक विशेष द्वार से होकर अंदर प्रवेश करती हैं और भीतर स्थित एक निश्चित पत्थर पर प्रकाश डालती हैं। विषुव के समय भी कुछ विशेष किनारों और पत्थरीले भागों पर इसी तरह नियंत्रित रोशनी देखी गई है। हाजिर कईम न्यूग्रेन्स की तरह पूर्ण अंधेरे वाले बंद कक्ष का अनुभव नहीं देता, बल्कि यहाँ प्रकाश आधे खुले पत्थरीले स्थानों में प्रवेश करता है। यही बात इसे अलग बनाती है। यहाँ छाया और रोशनी का संबंध अधिक खुला लेकिन फिर भी नियंत्रित है। समुद्र की दिशा से आती सुबह की रोशनी क्षितिज के साफ दृश्य और सटीक रूप से रखे गए पत्थरों के बीच का मेल दिखाता है कि निर्माताओं ने वर्षों तक सूरज के उगने की बदलती स्थिति को देखा होगा। नरम चूना पत्थर से बनी यह संरचना समय और मौसम के कारण घिस चुकी है, फिर भी इसका सौर प्रभाव आज तक दिखाई देता है। यह स्थल साबित करता है कि प्राचीन लोग केवल बड़े पत्थर उठाने में सक्षम नहीं थे, बल्कि वे यह भी जानते थे कि उन्हें कहां और किस कोण पर रखना है, ताकि वर्ष के कुछ निर्णायक क्षणों में रोशनी स्वयं आकर उस योजना को पूर्ण कर दे। हाजिर कईम में प्रकाश किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि पत्थरों के बीच दर्ज एक सटीक मौसमी संकेत की तरह उपस्थित होता है। नंबर 9, हाल सफलिनी हाइपोजियम। माल्टा के पाउला क्षेत्र के नीचे धरती के भीतर छिपा है हाल सफलेनी हाइपोजियम, एक अद्भुत प्रागैतिहासिक भूमिगत परिसर जिसका निर्माण लगभग 3600 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है। यह स्थान पूरी तरह चूना पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसमें अनेक स्तरों पर कक्ष, गलियारे और छोटी छोटी जगहें मौजूद हैं। इसे मुख्यतः दफन स्थल माना जाता है, लेकिन इसकी सबसे रोचक बात यह है कि भूमिगत होने के बावजूद इसमें प्राकृतिक प्रकाश के प्रवेश का संकेत मिलता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार शरद विषुव के आसपास सुबह की रोशनी एक संकरे खुले भाग से भीतर प्रवेश कर विशेष कक्षों तक पहुंचती थी। यह प्रभाव न्यूग्रेंज की तरह तीव्र और सीधी किरण जैसा न भी रहा हो, फिर भी पूर्ण अंधकार में डूबे भूमिगत वातावरण में थोड़ी सी प्राकृतिक रोशनी भी अत्यंत प्रभावशाली रही होगी। यहाँ का तथाकथित ओरेकल कक्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहाँ दीवारों और खुले हिस्सों की योजना देखकर लगता है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों का प्रयोग सोचा समझा था। हजारों मानव अवशेष, लाल गेरू के चिन्ह और अनुष्ठानिक रूपांकनों से स्पष्ट है कि यह स्थान केवल दफनाने का स्थल नहीं था, बल्कि गहरे धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व वाला केंद्र था। ऐसे में यदि वर्ष के कुछ समय सूरज की किरणें भीतर तक पहुंचती थीं, तो उनका प्रभाव अत्यंत प्रतीकात्मक रहा होगा। यह विचार अपने आप में विस्मयकारी है कि इतने प्राचीन लोग धरती के नीचे बने एक जटिल परिसर में भी प्रकाश की मौसमी पहुंच की योजना बना रहे थे। हाइपोजियम हमें याद दिलाता है कि प्रकाश का रहस्य केवल खुले मंदिरों और ऊंचे पिरामिडों तक सीमित नहीं। कभी कभी सबसे गहरा चमत्कार वहीं होता है जहां अंधकार पूर्ण हो और उसी अंधकार को कुछ क्षण के लिए तोड़ने के लिए पत्थर, दिशा और समय को एक साथ साधा गया हो। नंबर 8, नब्ता प्लाया
जहां रेगिस्तान में खड़े छोटे पत्थर भी आकाश का कैलेंडर बन गए। दक्षिणी मिस्र के नूबियाई मरुस्थल में स्थित नप्ता प्लाया आज भले ही सूखी और निर्जन भूमि लगे, लेकिन सहस्रों वर्ष पहले यह एक मौसमी झील वाला क्षेत्र था। लगभग 6000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ रहने वाले समुदायों ने कुछ पत्थरीले विन्यास बनाए, जिनमें एक छोटा सा पत्थर वृत्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पहली नजर में यह बहुत साधारण लगता है, क्योंकि इसके पत्थर किसी विशाल स्मारक जैसे ऊंचे या भव्य नहीं हैं। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि इन पत्थरों का विन्यास ग्रीष्म अयनांत के सूर्योदय की दिशा से मेल खाता है। यदि सही स्थान से देखा जाए तो उगता हुआ सूरज इन पत्थरों के बीच एक नियत दिशा में दिखाई देता होगा। यही बात इस स्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ कोई विशाल गर्भगृह, लंबा गलियारा या तराशी हुई मूर्तियां नहीं है। यहाँ केवल दिशा, खुला क्षितिज और सूरज की चाल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा और जल की उपलब्धता जीवन के लिए निर्णायक रही होगी, इसलिए वर्ष के मौसम बदलने का सही संकेत जानना बहुत महत्वपूर्ण था। संभव है कि सूर्योदय की यह दिशा केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक अर्थ भी रखती हो। नप्ता प्लाया यह दर्शाता है कि प्रकाश आधारित स्थापत्य हमेशा भव्य होना जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ छोटे खड़े पत्थर भी ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यह दुनिया के प्रारंभिक ज्ञात उदाहरणों में से एक है जहां मनुष्यों ने पत्थरों को इस तरह रखा कि वे सूर्य के एक विशेष क्षण को दर्ज कर सकें। खुले रेगिस्तान में बिना किसी अवरोध के यह दृश्य साफ और सटीक रहा होगा। इसीलिए नप्ता प्लाया हमें सिखाता है कि प्राचीन बुद्धि की गहराई केवल बड़े मंदिरों में नहीं बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों में भी छिपी है जहां इंसान पहली बार आकाश को मापने की कोशिश कर रहा था। नंबर 7, बोरोबुदुर, जहां अंधेरी परतों से उजाले की ओर चढ़ना ही संदेश बन जाता है। इंडोनेशिया के मध्य जावा में स्थित बोरोबुदुर 9वीं शताब्दी का एक विशाल बौद्ध स्मारक है, जिसे शैलेंद्र वंश के समय बनाया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर संरचनाओं में गिना जाता है। इसकी बनावट सीधी ऊंचाई नहीं बल्कि क्रमिक आध्यात्मिक आरोहण जैसी है। नीचे के स्तर अपेक्षाकृत बंद, संकरे और छाया युक्त हैं, जबकि ऊपर जाते जाते संरचना खुलती जाती है और अंत में गोलाकार खुली छतों तथा स्तूपों तक पहुंचती है। यही परिवर्तन इसे प्रकाश के संदर्भ में अत्यंत विशिष्ट बनाता है। सूर्योदय के समय सबसे पहले पूर्वी दिशा का भाग उजाला पकड़ता है। निचले गलियारों में लंबे समय तक आंशिक छाया बनी रहती है, जबकि ऊपरी खुले भाग धीरे धीरे पूरी रोशनी में नहा उठते हैं। ऊपरी गोलाकार छतों पर बने जालीदार स्तूपों के भीतर बुद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं। जब सूरज ऊपर उठता है तो प्रकाश इन जालीदार खुली सतहों से छनकर भीतर और बाहर पैटर्न बनाता है। निचली दीवारों पर उकेरे गए विस्तृत कथात्मक शिल्पों पर भी दिन के अलग अलग समय अलग कोण से पड़ती रोशनी उन्हें नया रूप देती है। बोरोबुदुर किसी एक दिन विशेष की किरण को नहीं पकड़ता बल्कि प्रकाश और छाया के माध्यम से अनुभव की एक यात्रा रचता है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो अंधकार, सीमितता और सांसारिक स्तर पीछे छूट रहे हों और व्यक्ति धीरे धीरे खुले उजाले की ओर जा रहा हो। इस स्मारक का उन्मुखीकरण, उसकी स्तरीय योजना और प्रकाश का क्रमिक विस्तार मिलकर स्पष्ट करते हैं कि यह केवल पत्थर का स्मारक नहीं बल्कि रोशनी के माध्यम से व्यक्त किया गया एक आध्यात्मिक विचार है। बोरोबुदुर में प्रकाश दिशा नहीं बताता, वह अनुभव बदलता है और यही बात इसे प्राचीन प्रकाश स्थापत्य की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक बनाती है। नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर, जहां पत्थर के पहिए धूप को समय में बदल देते हैं। ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित भारत की सबसे विलक्षण स्थापत्य रचनाओं में से एक है। इसे सूर्य देव के दिव्य रथ के रूप में कल्पित किया गया था। पूरी संरचना पूर्व की ओर उन्मुख है ताकि उगते सूरज की पहली किरणें मंदिर के मुखभाग को आलोकित कर सकें। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता इसके विशाल पत्थर के पहिए हैं। कुल 24 अलंकृत पहिए मंदिर के आधार भाग में बनाए गए हैं।
और इनकी रचना इतनी सूक्ष्म है कि इन्हें सूर्य घड़ी के रूप में भी देखा जाता है। इनके तीलियों और किनारों पर पड़ती छाया दिन के समय का संकेत देती है। यह केवल सजावट नहीं बल्कि प्रकाश को मापने की एक पथरीली तकनीक है। कोणार्क में सूरज केवल देवता का प्रतीक नहीं बल्कि भवन के व्यवहार का सक्रिय हिस्सा है। समुद्र की ओर खुला पूर्वी क्षितिज उगती रोशनी को बिना अवरोध मंदिर तक पहुंचने देता था। माना जाता है कि मुख्य गर्भगृह की मूल योजना भी ऐसी रही होगी कि सुबह की रोशनी देव प्रतिमा तक पहुंचे। हालांकि आज उसका पूर्ण रूप सुरक्षित नहीं है। मंदिर की गहरी तराशी गई मूर्तियां और धंसी हुई आकृतियां भी रोशनी और छाया के तीखे विरोध से जीवंत हो उठती हैं। दिन के अलग अलग समय इन शिल्पों का रूप बदलता हुआ प्रतीत होता है। कोणार्क का चमत्कार यह है कि उसने प्रकाश को केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं रहने दिया बल्कि उसे समय मापने वाला उपकरण, स्थापत्य का सह निर्माता और दृश्य प्रभाव का मुख्य साधन बना दिया। यहां पत्थर स्थिर नहीं बल्कि सूरज के साथ संवाद करते दिखते हैं। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर उन विरले स्थलों में गिना जाता है जहां प्रकाश, विज्ञान, आस्था और कला चारों एक ही रचना में समाहित हो जाते हैं। नंबर 5, चाको कैन्यन, जहां चट्टानों के बीच से निकलती रोशनी मौसम का संदेश लिखती है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित चाको कैन्यन पूर्वज पुएब्लो समुदायों का एक महान सांस्कृतिक केंद्र था जो लगभग 850 से 1150 ईस्वी के बीच विकसित हुआ। यहाँ की विशाल पत्थरीली संरचनाएं, जिन्हें ग्रेट हाउस कहा जाता है, पहले ही अपनी ज्यामितीय सटीकता के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस क्षेत्र की सबसे रहस्यमय प्रकाश संबंधी विशेषता है सनडैगर। फजादा ब्यूट नामक ऊंचे शैल भाग पर एक सर्पिल शैल चित्र उकेरा गया है। उसके सामने कुछ बड़े पत्थर इस प्रकार टिके हुए हैं कि दोपहर के समय सूरज की किरणें उनके बीच से निकलकर उस सर्पिल पर विशेष ढंग से पड़ती हैं। ग्रीष्म अयनांत पर एक तेज पतली किरण सर्पिल के केंद्र को काटती हुई निकलती है। शीत अयनांत पर दो अलग किरणें सर्पिल के दोनों ओर दिखाई देती हैं। विषुव के समय भी प्रकाश का पैटर्न बदलता है। यह प्रभाव वर्ष दर वर्ष एक जैसी सटीकता के साथ दोहराया जाता है। यही इसे साधारण प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि जानबूझकर पहचाने और संभवतः संरक्षित किए गए खगोलीय संकेत की तरह प्रस्तुत करता है। चाको कैन्यन की अन्य इमारतों में भी उत्तर दक्षिण या सूर्योदय सूर्यास्त से जुड़ी दिशात्मक योजना देखी गई है, लेकिन सनडैगर सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां प्रकाश स्वयं एक रेखा बनकर शैल चित्र से संवाद करता है। यहां न कोई बंद कक्ष है, न कोई मूर्ति, न कोई गर्भगृह, केवल चट्टान, कुछ झुके हुए पत्थर और उनके बीच से निकलती समयबद्ध धूप। यही सरलता इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। यह स्थान बताता है कि प्राचीन लोग आकाशीय चक्रों को केवल देखते नहीं थे, वे उन्हें पृथ्वी पर चिन्हित भी करते थे ताकि प्रकाश स्वयं मौसम और समय का दूत बन सके। नंबर 4, अंकोर वॉट, जहां विषुव की सुबह सूरज शिखर के पीछे बिल्कुल संतुलित हो जाता है। कंबोडिया का अंकोर वॉट 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में निर्मित हुआ और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों की तरह पूर्वमुखी नहीं बल्कि पश्चिममुखी है। फिर भी इसकी मुख्य धुरी इस प्रकार रखी गई है कि विषुव के आसपास की सुबह पश्चिमी प्रवेश द्वार से देखने पर उगता सूरज केंद्रीय शिखर के पीछे लगभग सीध में दिखाई देता है। यह दृश्य आज भी हजारों लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर की लंबी राह, जलाशय और बीच में उठता केंद्रीय शिखर, ये सब मिलकर उस क्षण को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। जैसे ही सूरज उगता है वह सीधे शिखर के पीछे से ऊपर आता प्रतीत होता है और कुछ समय के लिए पूरा दृश्य एक अद्भुत संतुलन में स्थिर हो जाता है। इसके अलावा मंदिर की दीर्घाओं, स्तंभों और द्वारों से गुजरती रोशनी भीतर की विस्तृत नक्काशियों को अलग अलग समय पर अलग रूप देती है। कुछ भाग उजाले में आते हैं, कुछ अंधेरे में छिपे रहते हैं। इससे भवन की गहराई और भी बढ़ जाती है। अंकोर वॉट का केंद्रीय शिखर
पौराणिक सुमेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सूरज का उसके पीछे उगना केवल दृश्य घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय और धार्मिक अर्थ भी रखता होगा। यह कहना कठिन हो सकता है कि पूरा मंदिर केवल इसी एक संरेखण के लिए बनाया गया था, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उसकी दिशा और प्रकाश का संबंध गहरी योजना का हिस्सा थे। अंकोर वॉट हमें दिखाता है कि कभी-कभी पूरा स्मारक ही एक दृश्य रेखा बन जाता है, जहां देखने वाले की स्थिति, सूरज की दिशा और पत्थर की ऊंचाई मिलकर एक ऐसा क्षण रचते हैं जिसे 1000 वर्ष बाद भी ठीक उसी तरह देखा जा सकता है। नंबर 3, चिन शी हुआंग का मकबरा, जहां सम्राट की अंतिम शांति भी आकाशीय व्यवस्था से जुड़ी थी। चीन के प्रथम सम्राट चिन शी हुआंग का विशाल मकबरा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान शियान के निकट बनाया गया था। यह परिसर अपने प्रसिद्ध टेराकोटा सैनिकों के कारण जाना जाता है, लेकिन स्वयं समाधि टीला और उसका विन्यास भी कम रहस्यमय नहीं है। पूरा परिसर व्यापक क्षेत्र में फैला है और उसका उन्मुखीकरण मुख्य दिशाओं के साथ स्पष्ट संबंध दिखाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि यह विन्यास उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की धुरी के अनुरूप रखा गया था। इस प्रकार विषु के समय सूरज का उगना और ढलना परिसर की मुख्य दिशा के साथ लगभग मेल खाता है। यह जरूरी नहीं कि यहाँ न्यूग्रिन्स या अब्बू सिम्बेल की तरह प्रकाश किसी अंदरूनी कक्ष तक सीधी किरण बनकर पहुंचता हो, क्योंकि आंतरिक समाधि अब भी अधिकांशतः अनखुदी है। फिर भी बाहरी योजना यह स्पष्ट करती है कि निर्माताओं ने सूर्य और दिशाओं के क्रम को ध्यान में रखकर ही सम्राट के अंतिम विश्राम स्थान की रचना की। प्राचीन चीनी राजनीतिक विचार में सम्राट को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का केंद्र माना जाता था, इसलिए उसकी समाधि का खगोलीय और दिशात्मक संतुलन अत्यंत अर्थपूर्ण था। ऐतिहासिक लेखों में मकबरे के भीतर ब्रह्मांडीय प्रतिरूप, नदियों जैसी पारे की धाराओं और स्वर्गीय योजना के संकेत मिलते हैं। आधुनिक परीक्षणों में मिट्टी में अधिक पारा मिलना उन कथनों को और रहस्यमय बना देता है। यह पूरा स्थल बताता है कि यहाँ प्रकाश का महत्व प्रत्यक्ष दृश्य प्रभाव से अधिक राजनीतिक और ब्रह्मांडीय प्रतीक में निहित था। सूर्य की दिशा, पृथ्वी पर सम्राट का स्थान और मृत्यु के बाद भी एक नियत आकाशीय क्रम से जुड़ाव, यह सब मिलकर इस मकबरे को केवल समाधि नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्यिक ब्रह्मांड दृष्टि का पत्थरीला विस्तार बना देता है। नंबर 2, सिवा का आमुन मंदिर, जहां रेगिस्तान के भीतर रोशनी सीधे पवित्र कक्ष तक पहुंचती है। मिस्र के पश्चिमी मरुस्थल में लीबिया की सीमा के पास स्थित सिवा नखलिस्तान प्राचीन दुनिया में अपने आमुन देवता के मंदिर और उसके प्रसिद्ध देववाक्य के लिए जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह मंदिर बाद में सिकंदर महान की यात्रा के कारण और भी प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका सौर उन्मुखीकरण है। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार मंदिर की मुख्य धुरी इस प्रकार रखी गई थी कि विषु के आसपास सूरज की रोशनी उसके भीतर तक प्रवेश कर सके। मंदिर का आकार कर्णक या अब्बू सिम्बेल की तुलना में छोटा है, इसलिए यहां प्रकाश का प्रभाव अधिक संकेंद्रित और निकट अनुभव वाला रहा होगा। सुबह की किरणें मुख्य मार्ग से भीतर जाती हुई पवित्र कक्ष तक पहुंचती होंगी, जहां धार्मिक अनुष्ठान या देव प्रतिमा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। यह संयोग नहीं लगता कि रेगिस्तान के बीच स्थित एक मंदिर की दिशा और उसका आंतरिक विन्यास सूरज की विशेष स्थिति से मेल खाए। आमुन देवता का संबंध छिपी हुई शक्ति और सौर दिव्यता दोनों से जोड़ा जाता था, इसलिए यह संरेखण धार्मिक रूप से अत्यंत उपयुक्त था। हालांकि समय, क्षति और संरचनात्मक बदलावों के कारण आज उसके मूल प्रभाव का पूरा पुनर्निर्माण कठिन है, फिर भी उसका पूर्व पश्चिम संबंध मापने योग्य है। सिवा का मंदिर यह दिखाता है कि प्रकाश स्थापत्य केवल बड़े साम्राज्यिक स्मारकों तक सीमित नहीं था। छोटे पैमाने पर भी प्राचीन लोग सूरज की चाल को पकड़कर उसे पवित्रता के अनुभव में बदल सकते थे। रेगिस्तान की विशाल नीरवता के बीच यह विचार और भी गहरा लगता है कि वर्ष के कुछ दिनों में उगती रोशनी सीधे उस स्थान तक पहुंचती थी जहां मनुष्य देववाणी सुनने की आशा लेकर आता था।
नंबर 1, गोबेकली तेपे, जहां सभ्यता से पहले ही पत्थरों को रोशनी की भाषा सिखा दी गई थी। तुर्की के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित गोबेकली तेपे लगभग 9600 ईसा पूर्व का है और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात स्मारकीय संरचनाओं में गिना जाता है। यह समय ऐसा था जब न बड़े नगर थे, न विकसित राज्य, न औपचारिक मंदिर व्यवस्था जैसी कोई जानी पहचानी चीज। फिर भी यहाँ विशाल टी आकार के पत्थर खड़े किए गए, वृत्ताकार घेरे बनाए गए और पूरी संरचनाएं एक सोची समझी दिशा में व्यवस्थित की गई। आज उपलब्ध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कुछ घेरे दक्षिण पूर्व की दिशा से संबंध रखते हैं, जो वर्ष के कुछ समय सूर्योदय की स्थिति से मेल खा सकती है। अभी भी शोध जारी है, इसलिए किसी एक निश्चित अयनांत या विषुव संरेखण का अंतिम दावा सावधानी से ही किया जाता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये संरचनाएं बेतरतीब ढंग से नहीं बनाई गई। खुले आकाश के नीचे खड़े उन विशाल पत्थरों पर सुबह की पहली रोशनी पड़ती होगी, पहले किनारों को छूती हुई, फिर उकेरे गए पशु चित्रों और स्तंभों के सामने फैलती हुई। 2 केंद्रीय ऊंचे पत्थरों के बीच से गुजरता प्रकाश एक स्वाभाविक अक्ष का एहसास कराता होगा। गोबेकली तेपे किसी बंद कक्ष में जाती किरण का उदाहरण नहीं, बल्कि खुले स्थान में प्रकाश और खड़े पत्थरों के बीच बने संबंध का उदाहरण है। यही बात इसे और भी मूलभूत बनाती है। यहाँ हम मानो उस चरण को देख रहे हैं जब मनुष्य पहली बार विशाल पत्थरों को केवल आश्रय या सीमा के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े प्रतीकात्मक और खगोलीय उद्देश्य से व्यवस्थित कर रहा था। यह विचार ही अद्भुत है कि 11,000 वर्ष पहले, कृषि और नगरों से भी पहले, कुछ समुदाय सूरज की दिशा, पत्थरों की स्थिति और दृश्य प्रभाव को इतने अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ रहे थे। गोबेकली तेपे इस सूची में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रकाश स्थापत्य केवल विकसित सभ्यता की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव चेतना के बहुत प्रारंभिक रहस्य की तरह सामने आता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पत्थरों और रोशनी के इन प्राचीन रहस्यों ने आपको हैरान किया तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी यात्राएं जारी रहेंगी।